हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, खुश होंगे। बच्चों, आइए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। आज जो मैंने प्रश्न उठाया है वो भी है अर्थशास्त्र विषय से और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये अंतर स्पष्ट करने वाला क्वेश्चन है जो आपको दो तीन तरह से मदद करेगा। जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अंतर स्पष्ट करने वाला जो क्वेश्चन होता है उससे दो तीन तरह के क्वेश्चन आराम से बनते हैं। जैसे कि ये अंतर स्पष्ट करने वाला जो है ये 5 मार्क्स का होगा, ठीक है, 5 मार्क्स का होगा पहला। इससे फिर आप जो एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ, इन दोनों में से कहीं से भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न किसी भी तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है। फिर इन द ब्लैंक्स भी पूछा जा सकता है और अति लघु भी आ सकता है। अति लघु यानी सिर्फ एक ही के विषय में पूछेगा तो अति लघु, और अगर दोनों को मिला के पूछ दिया तो लॉन्ग या फिर शॉर्ट में भी आ सकता है। शॉर्ट में अगर 4 नंबर का पूछता है, ठीक है, तो 4 का पूछता है तो यहाँ से आप कोई भी 4 पॉइंट उठा के लिख देंगे। अगर 5 नंबर का पूछता है तो 5 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आप ये ध्यान देंगे कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, उसी हिसाब से आप उत्तर भी लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए वो भी मैं बताते बताते ही चलूंगा और चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो प्रश्न है वो है ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में क्या अंतर है। अथवा में रह सकता है, सेम क्वेश्चन को इसी प्रकार भी पूछ सकता है, साख के प्रमुख स्रोतों की व्याख्या करें। तो दो में से कोई भी अगर प्रश्न पूछता है तो ये उत्तर लिखना है आपको, ठीक है। और ये कितने मार्क्स का होगा, ये 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन जो बना है ये 5 मार्क्स का। अब इसको किस प्रकार से पूछेगा वो तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। 1 मार्क्स का भी पूछ सकता है। जैसे 1 मार्क्स का कैसे पूछेगा कि अनौपचारिक स्रोतों में ब्याज दर अधिक होता है, कम होता है, बहुत अधिक होता है या इनमें से कोई नहीं, ऐसा कुछ पूछ सकता है। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पर अनौपचारिक स्रोतों में ब्याज दर कम होता है, कम होता है में टिक मार देंगे, ठीक है। तो किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, खाली स्थान वाला में भी पूछ सकता है। अगर अति लघु पूछेगा तो सिर्फ एक ही लिखेंगे। यहाँ पर अति लघु में कैसा क्वेश्चन आ सकता है, औपचारिक ऋण से आप क्या समझते हैं, ये पूछ देगा। 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स का यहाँ से कोई 2 पॉइंट लिख दीजिए, हो गया आपका उत्तर, ठीक है। तो और अगर 5 मार्क्स का है तो ये पूरा लिखना होगा। और एक तरीका है जो है, अगर औपचारिक याद हो गया तो अनौपचारिक अपने आप याद होगा, क्योंकि ये इसका उल्टा है। तो बहुत ही आसान है ये, ठीक है। तो चलिए देखते चलिए। तो इसका उत्तर लिखा है जो यहाँ पे बताया गया है, साख अथवा ऋण के प्रमुख स्रोत निम्न है। अच्छा, इसको समझाने से पहले मैं एक और चीज बता दूं कि साख होता क्या है। साख अर्थात ऋण, लोन, उधार। देखे होंगे आप यहाँ झारखंड में जितने भी लोग हैं या फिर कहीं भी किसी को भी नया व्यापार करना है या फिर कोई काम करना है या खेती करना है, तो किसी भी काम के लिए अगर आपको मुद्रा की जरूरत होती है तो आप क्या करते हैं, किसके पास जाते हैं। या तो आप आपके पास खुद है तब तो चलिए बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो आप या तो बैंक के पास जाते हैं या फिर किसी से उधार लेते हैं। यही चीज है, ये साख कहलाता है, ठीक है। तो साख जो होता है हम लोग 2 तरीके से लेते हैं, वो कौन कौन से यहाँ बताया गया है। तो देखिए, साख अथवा ऋण के प्रमुख स्रोत निम्न है। दो प्रकार से लोन लेते हैं हम लोग। पहला है औपचारिक ऋण और दूसरा है अनौपचारिक ऋण। तो औपचारिक ऋण को गैर परंपरागत स्रोत भी कहा जाता है, गैर परंपरागत स्रोत। और अनौपचारिक ऋण को परंपरागत स्रोत कहा जाता है। परंपरागत क्यों और गैर परंपरागत क्यों, क्योंकि ये जो आपका अनौपचारिक है ये परंपरागत है, ये सदियों से चला आ रहा है। पहले जमाना में बैंक नहीं हुआ करता था। लोग क्या करते थे, अपने रिश्तेदार से या सब बगल के कोई अमीर आदमी से या फिर अपने दोस्त से या किसी से भी उधार लिया करते थे, बड़े किसान से उधार लिया करते थे, ठीक है। अब जो बैंक आया,
बैंक आने के बाद अब लोग बैंक की ओर धीरे धीरे जाने लगे हैं। तो बैंक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा औपचारिक में, यानी कि गैर परंपरागत। ठीक है, गैर मतलब ये परंपरा से नहीं चला आ रहा है, ये नया है। ठीक है, और परंपरागत यानी कि जो परंपरा से चला आ रहा है, और जो परंपरागत है उसी को अनौपचारिक ऋण बोला जाता है। ठीक है, और गैर परंपरागत औपचारिक है। औपचारिक कहने का मतलब होता है जो नियम कानून के अनुसार चलता है, शर्तों के अनुसार चलता है। ठीक है, तो ये सब होता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसके विषय में समझते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा पॉइंट निकल सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखा है यहाँ पर। आप चाहे तो और भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब 5 मार्क्स का है तो इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें औपचारिक ऋण में पहला पॉइंट लिखा है मैंने, इसके अंतर्गत ऋण के वे स्रोत शामिल हैं जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। तो औपचारिक ऋण में क्या होता है कि ये सरकार द्वारा पंजीकृत होता है। अभी तुरंत बताया कि सर ये रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। ये जो भी कंपनी होगा, जो भी कंपनी हुआ या बैंक हुआ, ये सब क्या होता है, ये सरकार के नियंत्रण के अधीन आएंगे। तो जो सरकार के नियंत्रण के अधीन आते हैं वो सारे औपचारिक ऋण में, वो सारे जो लोन देने वाले कंपनी है या संस्था है या बैंक है, सबको क्या बोलेंगे, औपचारिक ऋण वाले स्रोत। ठीक है, तो इसका उल्टा अगर देखें अनौपचारिक ऋण में, देखिए इसका जस्ट उल्टा होगा। इसके अंतर्गत वे छोटी और छिटपुट इकाइयां शामिल होती हैं जो सरकार के नियंत्रण के प्रायः बाहर होती है। इसमें जो होता है अनौपचारिक ऋण वाला स्रोत, इसमें क्या होता है, ये सरकार के नियंत्रण के प्रायः बाहर होता है। कैसे? क्योंकि देखिए, दोस्त यार जो जिससे हम लोग उधार लेते हैं, ये इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। या फिर कोई साहूकार वो ब्याज लोन देता है किसी को, तो उस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता। वो खुद की कोई भी अपनी मर्जी से डिसाइड करता है कि मुझे इस इंसान से कितना ब्याज लेना है, इस इंसान को कितना उधार देना है, वो उसके विश्वास पर निर्भर करता है। तो ये जो होता है ये सरकार द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होता है, सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। तो देखिए इसका उल्टा हो गया ना, ये पंजीकृत होता है, ये पंजीकृत नहीं होता है, उल्टा। ठीक है, दूसरा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज पर नजर रखता है। अभी मैंने तुरंत बताया कि ये सब रजिस्टर्ड होता है, और रजिस्टर्ड होता है तो इस पर क्या ध्यान देता है, सरकार ध्यान देता है। और कौन ध्यान देता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट छापने का भी काम करता है। यही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक बोला जाता है। इसको भारत का केंद्रीय बैंक भी बोला जाता है। बहुत सा ऑब्जेक्टिव यहाँ रिजर्व बैंक से भी बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो रिजर्व बैंक जो होता है जितने भी बैंक हैं सब पर नियंत्रण रखता है। तो इसीलिए जब भारतीय रिजर्व बैंक ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज पर नजर रखता है, यानी बैंकों पर नजर रखता है। इसलिए बैंक सब अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना ब्याज नहीं ले सकता है, और ना ही किसी को जरूरत से ज्यादा लोन दे सकता है। वो उसके क्षमता पर निर्भर करता है कि ये इंसान का क्षमता कितना है, उतना ही लोन उसको देता है। ठीक है, तो ये कामकाज में नजर रखता है, तभी इतना कंट्रोल हो पाता है। नहीं तो बैंक चाहता मेरा रिश्तेदार इसको 50 करोड़ दे दो, अब वही अगर कोई और आदमी आ गया तो उसको कुछ नहीं देगा, जान पहचान है तो कुछ भी दे दो, ऐसा नहीं होता है। बैंक पर पूरा नजर रखता है आरबीआई। ठीक है, और इसका उल्टा यहाँ पर देखिए, यहाँ ऐसा कोई संगठन नहीं है जो ऋणदाताओं की ऋण क्रियाओं पर निरीक्षण करता है। यहाँ कोई ऐसा संगठन नहीं है कि इस पर नियंत्रण रखेगा। तो देखिए यहाँ पर जो साहूकार हो गया, रिश्तेदार हो गया, या फिर कोई जो बड़ा किसान सब जो लोन देता है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी ब्याज ले सकता है। ठीक है, इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। हो सकता अगर अच्छा रिश्ता है तो फ्री भी देगा, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जो निरीक्षण नहीं होता है। ठीक है, सरकार इस पर कोई भी नियंत्रण नहीं रखता है। ठीक है, अगला है, इसका उद्देश्य लाभ कमाने के साथ साथ सामाजिक कल्याण भी है। तो औपचारिक ऋण जो देते हैं, औपचारिक ऋण देने वाले स्रोत जो है, उनका जो होता है ये
उसका उद्देश्य वो लाभ कमाने का भी होता है। लाभ कमाना तो होता ही है, साथ साथ सामाजिक कल्याण भी होता है, दूसरों के लिए भी सोचता है। सरकार जानते ही है कि खुद तो फायदा करना चाहता ही है, लेकिन दूसरे के लिए भी सोचता है, ठीक है। लेकिन इनका एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ये जो अनौपचारिक ऋण वाले स्रोत होते हैं वो ज्यादातर चाहते हैं कि सिर्फ मुझे लाभ हो। ऐसा आपको बहुत कम मिलेगा जो ऐसे ही देना चाहेगा। वो बड़े दिल वाले लोग होते हैं जो फ्री में दे देते हैं, जाओ इतना पैसा ले जाओ, बाद में जब मर्जी देना, ब्याज देने की जरूरत नहीं होता। ऐसा आजकल देखने को नहीं मिलता है। आजकल जो भी उधार होता है ब्याज पे ही चलता है, ठीक है। तो इनका एकमात्र उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है? सामाजिक कल्याण भी होता है। लाभ कमाना तो है, क्योंकि लाभ नहीं कमाएगा तो बैंक वालों को कैसे सैलरी देगा? लाभ तो कमाएगा ही, लेकिन इसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण भी होता है, ठीक है। अगला है, अनौपचारिक स्रोतों की अपेक्षा ब्याज दर कम होते हैं। ये जो अनौपचारिक स्रोत है, ठीक है, इसके अपेक्षा ब्याज दर इसका कम होता है। और अनौपचारिक ऋण वाले स्रोत में औपचारिक स्रोतों की अपेक्षा ब्याज दर अधिक होता है। यहाँ पर इसकी तुलना में ब्याज दर अधिक होता है। यहाँ पर ब्याज दर कम, यहाँ पर ब्याज दर अधिक, ठीक है। उदाहरण लेते हैं, यहाँ पर कौन कौन सा उदाहरण हो सकता है? यहाँ बैंक हो सकता है, सहकारी समितियां हो सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या क्या हो सकता है? साहूकार, व्यापारी, नियोक्ता, मित्र आदि कोई भी हो सकता है यहाँ पर, जिससे हम उधार ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ किसी भी तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। ये भी जैसे क्वेश्चन पूछ देगा, साहूकार किस प्रकार के स्रोत में आता है? औपचारिक, अनौपचारिक, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको साहूकार में लिखना होगा क्या? ये अनौपचारिक ऋण वाले स्रोत में आता है। और इसी को हम लोग बता दिए परंपरागत और गैर परंपरागत क्यों बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलेंगे ट्रेडिशनल, इसको नॉन ट्रेडिशनल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ सकते हैं और ये बहुत ही हेल्पफुल होगा मेरे हिसाब से। तो आप इस तरीके से पढ़िए, आपको पूरा उम्मीद करता हूँ ठीक से याद हो जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको अभी लगातार देते जाऊंगा, जिससे आपकी बहुत मदद हो पाएगी, ठीक है। और आप लोग अपने पढ़ाई पे भी ध्यान देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।